तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। आपने भी बहुत सुना होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करके बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितना जल्दी फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा कमाया जा सकता है उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है पैसा डुबाने का। अगर 10,000 रुपया से 10 लाख रुपया बन जा रहा है एक दिन में, तो एक दिन में 10 लाख रुपया जीरो भी बन सकता है। तो इतना ज़्यादा रिस्क है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो जब तक आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का मैकेनिज्म नहीं पता रहेगा कि यह स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है, कैसे इसमें ट्रेडिंग लेते हैं, कैसे इसको खरीदते हैं, कैसे इसको बेचते हैं, अगर आप ऑप्शन की बात करें तो पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, इस सब के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप तुक्का मार करके फ्यूचर एंड ऑप्शन में किसी के बहकावे में आकर के मत लगाइए, क्योंकि आप 99% लॉस कर जाएंगे। क्योंकि एक सर्वे निकाला गया है सेबी की तरफ से, जो हमारी रेगुलेटिंग बॉडी है, उन्होंने उसका कहना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में, यहाँ तक कि ऑल ओवर पूरे स्टॉक मार्केट में जितने भी ट्रेडिंग करते हैं उसमें मात्र 10% ही लोग हैं जो मुनाफा कमाते हैं, बाकी 90% जो है वो लॉस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम 0 से लेकर के 100% तक इसको जान जाएंगे, यानी A to लेकर के Z जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है, क्या इसमें जो जैसे ट्रेड होता है स्टॉक का, ठीक है, स्टॉक का ट्रेड होता है, क्या वैसे ट्रेड होता है? तो जी नहीं, ऐसे ट्रेड नहीं होता। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड क्या होता है? तो इसमें ट्रेड होता है डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि इसमें जो ट्रेड होता है वो डेरिवेटिव्स का ट्रेड होता है। ठीक, अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, उसके बाद समझते हैं। देखिए, अ डेरिवेटिव इज़ अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी with a value that is reliant upon or derived from an underlying assets or a group of assets। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव जो होता है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसका होता है? अंडरलाइंग एसेट्स का। यहाँ पे देख सकते हो अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, मैं एक बार डिलीट करके फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये अंडरलाइंग एसेट दिख रहा है, तो अंडरलाइंग एसेट्स का ये जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। इसको एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं ये स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं टाटा मोटर्स का ये एक स्टॉक है। ठीक है, अब टाटा मोटर का स्टॉक है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 200 रुपया है। टाटा मोटर्स 200 रुपया। ठीक है, अब ये जो 200 रुपया का टाटा मोटर का स्टॉक है, मान लेते हैं कि एक ये टोकन बनाते हैं। ये एक टोकन हो गया, प्लास्टिक का एक टोकन है। इसकी वैल्यू अभी क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि अभी ये प्लास्टिक का टोकन है। लेकिन इसको कह देते हैं टाटा मोटर्स के जो हमारे रतन टाटा जी हैं, अगर वो कह देते हैं कि जिसके पास भी ये टोकन होगा उसको ये टाटा मोटर्स का एक शेयर मिल जाएगा, तब इस टोकन का वैल्यू कितना हो गया? 200 रुपया हो गया। क्योंकि ये टोकन जिसके पास भी रहेगा उसको क्या मिल जाएगा? टाटा मोटर्स का एक जो शेयर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस टोकन का अब जो वैल्यू हो गया वो 200 रुपया हो गया। यानी कि इस टोकन का जो वैल्यू है वो डेराइव्ड है। किससे डेराइव्ड है? इस टाटा मोटर्स के स्टॉक से डेराइव्ड है। ठीक है, तो अंडरलाइंग एसेट्स इसमें कौन है? टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो अंडरलाइंग एसेट्स है। तो आप समझ गए, अंडरलाइंग एसेट्स से जो डेराइव्ड होता है उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो इसमें जो हमारे रतन टाटा जी जो कह रहे हैं वो एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। तो यही हो गया फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो अंडरलाइंग एसेट्स है इसका डेरिवेटिव ये टोकन है, जिसके पास भी ये टोकन होगा उसको मिल जाएगा। तो आपने समझ गए, तो इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। अब बहुत सारे डेरिवेटिव हो सकते हैं, चाहे स्टॉक का डेरिवेटिव स्टॉक को जोड़ लो, या फिर बॉन्ड को जोड़ सकते हो, या फिर कमोडिटी में जोड़ सकते हो, या फिर आप करेंसी में जोड़ सकते हो, इंटरेस्ट रेट में जोड़ सकते हो, और मार्केट इंडाइसेस, चाहे निफ्टी की बात कर लें, बैंक निफ्टी की बात कर लें, फिन निफ्टी की बात कर लें, और भी बहुत सारे जो होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इन सबको एक तरह से आपने, जैसे मैंने समझाया कि सबको टोकन से जोड़ दीजिए। टोकन का वैल्यू तो जीरो होता है, प्लास्टिक का टोकन। लेकिन जैसे ही आ जाएगा कि इस टोकन का आपको इसके साथ वैल्यू डेराइव्ड होगा, यानी इसका जो वैल्यू है वही इस टोकन से मिल जाएगा, तो इस टोकन का जो डेरिवेटिव जो है, ये टोकन जो है वो एक तरह से इस बॉन्ड का डेरिवेटिव हो गया। क्लियर हो गया अब डेरिवेटिव क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि पर्पस ऑफ डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव जो इंट्रोड्यूस हुआ इसका क्या पर्पस है? तो 3 पर्पस हैं इसके। पहला है हेजिंग करने का, दूसरा है स्पेकुलेटिंग करने का, और तीसरा है आर्बिट्राज करने का। तो देखिए तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेजिंग के बारे में। तो देखिए मान लेते हैं कि आपके पास टाटा मोटर्स के जो हैं वो 2000 शेयर है। ठीक है, और पर शेयर का जो वैल्यू है वो 100 रुपया है। तो टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया है? 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है इसमें। ठीक है, आपने 2 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया है। अब 2 लाख रुपया इसमें जो आपने इन्वेस्ट किया है, अब ये अगर 2 लाख रुपया में अगर 10% भी इसका वैल्यू गिरता है, 10% अगर ये गिर जाता है इसका वैल्यू, तब आपका कितना परसेंट गिर जाएगा? 2 लाख का कितना हो जाएगा? 20,000 आपका गिर जाएगा। तो देखिए 20,000 रुपया आपका जो है वो माइनस में चला जा रहा है, मात्र ये 10% गिरने से। तो आप चाहते हो कि अगर मेरा यहाँ पे 10% गिरे तो मैं किसी तरीके से कोई भी मैकेनिज़्म लगा करके कोई ऐसा चीज़ खरीद लूँ कि इसी से वो इंटरकनेक्टेड रहे, यानी कि ये गिरे तब जो दूसरा है वो बढ़ जाए और उससे जो है मेरा मैनेज हो जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हेजिंग करेंगे। इसी को हेजिंग बोलते हैं कि एक तरफ अगर गिर रहा है
तो दूसरी तरफ जो है वो उसका इंटरकनेक्टेड जो है वो बढ़ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम हेजिंग करके इसका जो है टाटा मोटर्स का पुट खरीद लेंगे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा पुट क्या होता है, पूरा बात करूंगा, अभी समझ लीजिए। तो जब टाटा मोटर्स का शेयर गिरेगा तो पुट जो मैंने खरीदा है उसमें मुझे प्रॉफिट होगा। तो उसमें मान लेते हैं कि मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अब देखिए शुरुआती में मुझे लॉस कितना हो रहा था, 20,000 का लॉस हो रहा था। लेकिन मैंने जब हेजिंग किया, यानी कि मैंने जब ऑप्शन का पुट खरीद लिया टाटा मोटर्स का ही, तब देखिए मुझे 15,000 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तब मात्र मुझे 5,000 का ही लॉस हो रहा है बस। तो ये 5,000 का लॉस मैं बियर कर सकता हूँ, लेकिन 20,000 का लॉस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तब आपने देखा इसी को बोलते हैं हेजिंग, कि एक जगह पे नुकसान हो रहा है तो दूसरी जगह पे आप प्रॉफिट कमा सकते हो उसी शेयर को इंटरकनेक्ट करके। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर यूज करते हैं वो है स्पेकुलेशन, यानी कि सट्टा मार्केट में सट्टा लगाना। जैसे टाटा मोटर्स का शेयर है, अब इसका क्या है, इसको खरीद लेते हैं, डेरिवेटिव इसका खरीद लेते हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपये का शेयर है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, डेरिवेटिव जो मिलता है वो इसका 25% 30% रेट पे ही मिल जाता है। अगर ये 100 रुपया का है तो इसका डेरिवेटिव आपको जो है वो 15 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया इसी के आसपास आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना आसान हो जाता है, इसलिए स्पेकुलेटर सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इसी में स्पेकुलेशन करने का काम करते हैं। ठीक, तो आप देखिए टाटा मोटर्स का शेयर अगर ये 100 रुपया का है और मुझे अगर यहाँ पे मिल रहा है 25 रुपये का, तो मैं अब अगर मेरे पास 1,000 रुपया है तो 1,000 रुपये में टाटा मोटर्स के शेयर अगर ओरिजिनली मैं खरीदने जाता तो मात्र 10 शेयर खरीद पाता। लेकिन अब मैं कितना शेयर खरीद रहा हूँ, 25 रुपये के हिसाब से 40 शेयर खरीद रहा हूँ। तो अगर अब टाटा मोटर्स का शेयर 100 रुपया से बढ़ करके 110 रुपया भी पहुँच जाता है, तो देखिए शुरुआती के केस में मुझे कितना फ़ायदा होता, शुरुआती के केस में मुझे जो फ़ायदा होता वो 100 रुपया का फ़ायदा होता, क्योंकि मेरे पास जो है वो टोटल 100 ही शेयर होते, 1,000 है तो 10 ही शेयर होते, और 10 रुपये का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपया मुझे फ़ायदा होता। लेकिन अब इस केस में मुझे कितना फ़ायदा होगा, पर शेयर पे 10 रुपये फ़ायदा होगा, तो देखिए 400 रुपये फ़ायदा हो रहा है। तो यही फ़ायदा कमाने के लिए सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर स्पेकुलेशन करते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम जो करते हैं वो इसी में फॉल करते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा इसी में लूज करते हैं। ये आपका क्लियर हो गया, एक तरह से सट्टा खेलते हैं, एजम्पशन करते हैं चार्ट पैटर्न को देख के कि ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, और उसी हिसाब से ये जो है क्वांटिटी खरीद के पैसा कमाते हैं या लूज़ करते हैं। ठीक, अब तीसरा बात करते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज को ऐसे समझिए, मान लेते हैं ये आपका यूएस मार्केट है और ये आपका इंडियन मार्केट है। अब एक शेयर है इन्फोसिस, ठीक है, जो भारतीय आईटी कंपनी है इन्फोसिस, इसका यूएस मार्केट में भी है, यहाँ पे यूएस लिख देता हूँ, यहाँ पे इंडियन मार्केट। ठीक है, अब देखिए इंडियन मार्केट है, यूएस में भी ये लिस्टेड है, ये इंडिया मार्केट में भी लिस्टेड है। अब इन्फोसिस का शेयर तो वही है, कंपनी तो वही है, लेकिन यूएस में इसका प्राइस मान लेते हैं 110 रुपया चल रहा है और इंडिया में इसका प्राइस 100 रुपया चल रहा है। तो आप देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 रुपया का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे आर्बिट्राज करने वाले, यहाँ पे इंडिया में खरीद लेंगे और यूएसए में जा कर के बेच देंगे, क्योंकि कंपनी तो वही है, तो कंपनी वही है तो शेयर भी वही है। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपया में खरीद लिया और 110 रुपया में यहाँ पे बेचा, तो 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही 10 रुपया का जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं आर्बिट्राज करके, और इसी को बोलते हैं आर्बिट्राज, यानी दो मार्केट के डिफरेंस में जो पैसा होता है उसी को आर्बिट्राज बोलते हैं और उसी से पैसा कमाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यही दोनों के बारे में। ठीक है, हेजिंग और स्पेकुलेशन करते हैं क्यों, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा यही चलता है। आर्बिट्राज जो करते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करते हैं, बड़े बड़े जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो स्पेकुलेशन करते हैं, उसके बाद हेजिंग करते हैं और उसके बाद आर्बिट्राज करा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सबको समझते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप से डेरिवेटिव हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो देखिए टोटल डेरिवेटिव जो हमारे पास है वो 4 तरह के हैं, पहला फ्यूचर, दूसरा फॉरवर्ड, तीसरा स्वैप और चौथा ऑप्शन। अब देखिए हम आज बात करेंगे फ्यूचर के बारे में और ऑप्शन के बारे में। क्यों, क्योंकि यही दोनों जो है वो आपका स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। बाकी ये दोनों जो है फॉरवर्ड और स्वैप ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते, तो इन दोनों के हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हम चारों के बारे में एक बार देख लेंगे कि ये चारों हैं क्या, लेकिन बात करेंगे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम इनको देख लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए सबसे मैं यहाँ पढ़ देता हूँ एग्जाम्पल आपको, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट, यानी कि मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, मान लेते हैं एक ये सामान है, इस सामान को मान लेते हैं ये सामान है। अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इसका जो अभी वैल्यू 10 रुपया है, 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद ए जो है वो इसको 15 रुपया में बी को बेचेगा और बी इससे 15 रुपया में ख़रीद लेगा। ठीक, तो अब भाई ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि बी को लग रहा है कि इसका जो वैल्यू अभी 10 रुपया है इसका बढ़ करके 20 रुपया हो जाएगा 1 साल बाद, और ए को लग रहा है कि इसके वैल्यू 10 का 10 रुपया रह जाएगा, यहाँ तक कि ये घट जाएगा।
तब देखिए इस केस में दोनों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि 15 रुपया में से ए को लग रहा है कि 5 रुपये का भी मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, और बी को लग रहा है कि मुझे भी 20 रुपया जब हो जाएगा तो 5 रुपये का मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। दोनों अपने अपने हिसाब से जो है वो प्रॉफिट लेने के चक्कर में है, ठीक है। तब 1 साल बाद हो सकता है कि इसका 10 रुपये का वैल्यू 20 रुपया हो जाए, तो बी को फ़ायदा हो जाएगा 5 रुपये का, और ए को हो जाएगा 5 रुपये का नुकसान, क्योंकि 20 रुपये का चीज़ इसको 15 रुपये में बेचना पड़ रहा है। और वहीं 1 साल बाद इसका 10 का 10 ही रह जाए, तब बी को हो जाएगा कितना नुकसान, 5 रुपये का, और ए को हो जाएगा 5 रुपये का फ़ायदा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर के टाइम पे, फ्यूचर के डेट में एक कोई डिसाइड डेट होता है जब बाय और सेल का एग्रीमेंट बनता है, उस समय खरीदना और बेचना है ही, तो उसी को बोलते हैं फ्यूचर। समझ में आ गया। दूसरा बात करते हैं फॉरवर्ड। तो देखिए फ्यूचर और फॉरवर्ड में बस इतना अंतर है कि ये आपका स्टॉक मार्केट में होता है, और इसमें एक बार जो एग्रीमेंट बन जाता है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, जबकि फॉरवर्ड स्टॉक मार्केट में नहीं होता, स्टॉक मार्केट के बाहर होता है, ए और बी के बीच में होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में नहीं होगा। और इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको ये अपने हिसाब से दोनों अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चेंज कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट डोंट ट्रेड ऑन द ओपन एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट में। एच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में, लेकिन यह स्टॉक मार्केट में नहीं एक्सचेंज होता, ठीक। तीसरा हम बात करते हैं ऑप्शन के बारे में। द स्टॉक ऑप्शन गिव्स यू द राइट बट नॉट द एब्लिगेशन टू बाय और सेल द स्टॉक्स एट द स्ट्राइक प्राइस बाय द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द ऑप्शन। यानी कि आप एक बात समझिए, फॉरवर्ड में, फ्यूचर में क्या था, ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, इसमें 1 साल बाद जो कॉन्ट्रैक्ट था वो होना ही है, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होना है। लेकिन अब ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है, जो बाय करता है उसके पास ऑप्शन हो जाता है। ए और बी के बीच में मान लेते हैं, उसी का एग्जांपल लेते हैं, ये एक सामान है जिसका वैल्यू अभी 10 रुपया, ठीक है, दोनों के बीच में डिसाइड हुआ 15 रुपया में ख़रीदने का 1 साल बाद, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आ जाता है। एक चीज़ क्या आता है, ये बायर है, बी जो है वो बाय कर रहा है और ये जो है वो सेल कर रहा है, ठीक है। तो बी एक टोकन अमाउंट देगा, मान लेते हैं कि 1 रुपया का टोकन अमाउंट दिया ए को, और ये टोकन अमाउंट सिर्फ इसलिए है ताकि इसको राइट्स मिल जाए, इसको अधिकार मिल जाए, चाहे तो वो खरीद भी सकता है 1 साल बाद, या नहीं चाहे तो नहीं भी खरीद सकता है। तो ये जो टोकन अमाउंट दे रहा है, इससे बी को राइट मिल रहा है, ए जो है वो बी को दे रहा है अधिकार कि तुम 1 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो कर भी सकते हो या फिर इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, बी को ये फ़ायदा हो जाता है कि 1 साल बाद अगर इसका 10 रुपया का वैल्यू 20 रुपया हो जाता है, तब बी तो इसको खरीद लेगा। लेकिन अगर ये 10 रुपया का वैल्यू 10 रुपया ही रह जाता है, तब बी क्यों खरीदेगा भाई 15 रुपया में, इसको नहीं खरीदेगा। तो इसके पास ऑप्शन है, ये चाहे खरीद भी सकता है या नहीं भी खरीद सकता है। तो इस केस में बी को नुकसान कितना हो रहा है, अगर नहीं खरीदेगा तो सिर्फ 1 रुपया का ये जो टोकन अमाउंट दिया है, और ए को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये 1 रुपया जो इसने टोकन अमाउंट बी से प्राप्त किया है, ठीक है। और अगर 1 साल बाद अगर इसका वैल्यू 20 रुपया हो जाता है, तो बी 15 रुपया दे करके ए से खरीद लेगा, और ए को मजबूरी है बेचना, लेकिन बी के पास मजबूरी नहीं है, क्योंकि बी ने टोकन अमाउंट दिया है, ठीक है, इसलिए इसके पास अधिकार हो गया। तो इसी को बोलते हैं ऑप्शन, यानी कि बी के पास ऑप्शन है खरीदने का, ठीक, इसी को ऑप्शन बोलते हैं। अब स्वैप समझिए, स्वैप होता है जो फाइनेंशियल मार्केट में होता है। स्वैप आर टिपिकली यूज टू हेज इंटरेस्ट रेट, यानी कि डॉलर को येन में, जैसे यूएस डॉलर हो गया, ठीक है, यूरो हो गया, येन हो गया, या फिर हमारा रुपीज़ हो गया, इन सब चीज़ को जो स्वैप करते हैं, कहीं पे ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ रहा है कोई कम हो रहा है, तो उस केस में इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, स्वैप का। तो अब हमने देख लिया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, डेरिवेटिव कितने तरह के होता है, इन सब के बारे में देख लिए। तो अब चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। फ्यूचर सेलर है यहाँ पे, और ये फ्यूचर बायर है, बायर और सेलर होंगे तभी होगा। मान लेते हैं कि टाटा मोटर्स का ये स्टॉक है जिसका प्राइस अभी 100 रुपया चल रहा है, ठीक है। अब फ्यूचर सेलर क्या करेगा, इसके डेरिवेटिव बनाएगा और इसको 110 रुपया में बेचना चाहेगा, कि 1 महीने बाद जो है वो इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 110 रुपया में बेचने का, ठीक है। फ्यूचर सेलर क्या करेगा, फ्यूचर सेलर सोचेगा कि ये जो अभी 100 रुपया में चल रहा है, 1 महीने बाद से इसका वैल्यू बढ़ करके 120 रुपया हो जाएगा, और चूँकि 1 महीने बाद मुझे 110 रुपया में ही मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट ले लूँ। तो फ्यूचर सेलर जो है वो फ्यूचर सेलर यहाँ से सेल करते हुए इस बायर के पास चला जाएगा और बेच देगा। ये पेमेंट यहाँ पे 110 रुपया जो है वो इसको कर देगा, ठीक है। तो 110 रुपया पेमेंट आ गया इसके पास, और इसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ठीक, कि 110 रुपया में मिलेगा। अब 1 महीने बाद मान लेते हैं इसका प्राइस 120 रुपया हो गया। तब देखिए फ्यूचर बायर ने कितना दिया था, 110 रुपया में दिया था, और इसको मिल कितना रहा है, 120 रुपया का चीज़ मिल रहा है, तो इसको 10 रुपया का प्रॉफिट हो गया। लेकिन नुकसान किसको हो गया, फ्यूचर सेलर को, क्योंकि 120 रुपया का चीज़ 110 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। तो इसको 10 रुपये का नुकसान हो गया। अब इसी केस में उल्टा मान लेते हैं कि इसका 100 रुपये का जो वैल्यू है वो गिर करके 90 रुपया हो गया। तो फ्यूचर सेलर को अभी भी कितना मिलेगा, 110 रुपया मिल चुका है इसको, क्योंकि 110 रुपया में इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तब फ्यूचर बायर को नुकसान कितना होगा, इसमें देखिए 90 रुपया का चीज़ मिल रहा है जबकि 110 रुपया दिया है, तो 20 रुपये का इसको नुकसान हो गया, तो 20 रुपये का नुकसान हो गया।
तो यही होता है इसमें फ्यूचर में जो होता है वो कोई भी चीज़ का फ्यूचर में डिसाइड होता है, ठीक है। स्टॉक्स हो, बॉन्ड हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो, चाहे गोल्ड सिल्वर, उसका आप जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अभी बना सकते हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कभी कभी बना सकते हो। तो इसी को बोलते हैं फ्यूचर, और ऐसा ही काम करता है फ्यूचर, ठीक है। समझ में आ गया आपको फ्यूचर कैसे काम करता है। अब चलिए फ्यूचर को एग्जाम्पल से समझते हैं स्टॉक के, ठीक है। मान लेते हैं कि स्टॉक प्राइस यहाँ पे है, अभी इसका 100 रुपये का स्टॉक प्राइस है, ठीक है। उसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब ये जो है वो सेलर है, ठीक है, और ये जो है वो बायर है, बायर। अब ये चाहता है, ये 1 महीने बाद इसको सेल करता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, कितने का, मान लेते हैं 120 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, बायर इसको ख़रीद लेता है। अब 1 महीने बाद इसका प्राइस मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे पहुँच करके इसका प्राइस हो गया 150 रुपया। तो देखिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है 1 महीने पहले ही, तो अब सेलर को मजबूरी है कि बायर को बेचना ही है। कितने में बेचेगा, 120 रुपया में। तो 120 रुपये में 150 रुपये का चीज़ मिल रहा है बायर को, तो बायर को फ़ायदा कितने का है, 30 रुपये का, और सेलर को उतना ही रुपये का नुकसान है। लेकिन अगर ये मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा था, अगर ये ऐसे मार्केट अगर ये नीचे गिर जाता मान लेते हैं और यहाँ पहुँच जाता, तब इसका वैल्यू तो 80 रुपया भी हो सकता था। तो बायर को 80 रुपये का चीज़ कितना में ख़रीदना पड़ता, 120 रुपया में। तो इसको कितना नुकसान होता, इसको 40 रुपये का नुकसान होता, और वही 40 रुपया इसको फ़ायदा हो जाता। समझ गए। तो इसी को बोलते हैं कि कोई भी चीज़ आप फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो बेचने या खरीदने का, तो उसी को बोलते हैं फ्यूचर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, फ्यूचर कैसे काम करता है। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर किस में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो देखिए फ्यूचर का इस्तेमाल आप इंडेक्स फ्यूचर में कर सकते हो, जैसे कि निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब में। करेंसी फ्यूचर में कर सकते हो, जैसे कि US डॉलर टू युआन, युआन डॉलर टू रुपीज़, रुपीज़ टू यूरो, ये सब में कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट फंक्शन में, जैसे बॉन्ड में, और स्टॉक फ्यूचर में, यानी कि जितने भी कंपनियों का स्टॉक्स है उसको आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसको। तो चलिए आगे और बताते हैं ये किस में इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर बात करते हैं फ्यूचर की, तो कमोडिटी की, देखिए कमोडिटी में बात कर लें तो गोल्ड है, सिल्वर है, सैम्बिन है, कॉर्न है, वीट है, ये सब कमोडिटी में आते हैं। वहीं अगर हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बॉन्ड, फॉरेन करेंसीज और स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, इन सब में आप काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये फ्यूचर क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जो है हमारा दूसरा टॉपिक ऑप्शन ट्रेडिंग। आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत कम करते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा करते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, पुट लॉन्ग पुट क्या होता है, शॉर्ट पुट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसकी वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग को यहाँ पे आप समझ लीजिए। 2 बेसिक टाइप ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड कॉल्स एंड पुट, यानी कि 2 तरह के बेसिक टाइप ऑफ ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट कहा जाता है, ठीक है। A contract issuing right to its purchaser to buy or sell an assets with a preset date, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें खरीदने वाले के पास अधिकार है कि वो चाहे तो खरीद भी सकता है या ना चाहे तो ना भी खरीद सकता है, उसी को बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कि आपके पास ऑप्शन है, आप खरीदना चाहो तो खरीद लो, ना खरीदना चाहो तो ना खरीदो, ठीक है। अब देखिए टर्म्स एंड प्रॉपर्टीज़ की बात करें। बाइंग एन ऑप्शन ऑफर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू परचेज और सेल द अंडरलाइंग एसेट्स। मैंने आपको बताया अगर आप कोई भी ऑप्शन को बाई कर रहे हो तो आपके पास राइट्स है, यहाँ पे देखिए राइट्स है, लेकिन आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई आपके पास ज़बरदस्ती नहीं है कि आप खरीदना ही है, चाहो तो खरीद सकते हो, ना चाहो तो नहीं खरीद सकते। अब इसमें 2 तरह के होते हैं, कॉल होता है और पुट होता है, ठीक है। तो देखिए राइट टू परचेज एन एसेट्स एट अ डिटरमाइंड प्राइस इज एन स्पेसिफिक टाइम, यानी कि आपके पास जो अधिकार है खरीदने का उसी को बोलते हैं कॉल। कॉल मतलब होता है आपके पास खरीदने का अधिकार है। अब पुट जस्ट इसका उल्टा, पुट मतलब होता है देखिए राइट टू सेल एन एसेट एट अ सर्टेन प्राइस विद द स्पेसिफिक पीरियड, आपके पास अधिकार है बेचने का, उसी को बोलते हैं पुट। मान लेते हैं कि आपके पास ये कॉइन है, सोने का कॉइन है, अगर ये सोने का कॉइन है आपके पास और आप चाहते हो कि मेरे पास अधिकार होना चाहिए कि 1 महीने बाद मैं बी को बेचूँ ही बेचूँ और बी को ख़रीदना पड़ेगा, तो आप जो है वो पुट में है, यानी पुट आपको अधिकार दे रहा है। वहीं मान लेते हैं कि ये जो है वो ये कॉइन, सोने का कॉइन ए के पास है और आप बी पर्सन हो, आप चाह रहे हो कि ए से 1 महीने बाद मैं खरीदूं, तो आपको जो अधिकार मिल रहा है वो आपको कॉल के थ्रू अधिकार मिल रहा है कि आपके पास राइट्स है ए से खरीदने का, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया पुट और कॉल क्या होता है। अब चलिए ये इस्तेमाल कैसे होता है, ये काम कैसे करते हैं, इसका एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे इसका चार्ट बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, इसमें 2 चीज़ें करते हैं, यू कैन बाय ऑप्शन और यू कैन सेल ऑप्शन। जाहिर सी बात है आप ऑप्शन खरीद सकते हो या बेच सकते हो। अब ऑप्शन में भी 2 चीज़ है, स्टॉक प्राइस राइज होता है तो आप कॉल जो है वो खरीदते हो, और अगर स्टॉक प्राइस फॉल होता है तो आप जो है वो पुट खरीदते हो, ठीक है। कैसे खरीदते हो, कैसे काम करता है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा है सेल, यानी कि आप बेचते हो ऑप्शन। अगर स्टॉक प्राइस राइज होता है तो आप जो है वो पुट सेल करते हो, और अगर स्टॉक प्राइस आपका जो है वो फॉल होता है
तो आप कॉल जो है वो उसे सेल करते हो, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं देखिए, अब यहाँ पे 4 चीज़ हो गया, बाय कॉल, बाय पुट, सेल कॉल, 4 चीज़ हो गया। अब ये चारों चीज़ कैसे काम करता है इसको चलिए हम आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में। तो देखिए, कॉल ऑप्शन में 2 चीज़ होता है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, क्योंकि अगर सेलर और बायर नहीं होंगे तो पूरा ही नहीं होगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए बायर क्या करता है, बायर रिसीव द राइट टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट्स इन रिटर्न फॉर पेइंग द प्रीमियम टू द राइटर। मैंने बात किया था प्रीमियम का, जिसको टोकन अमाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रीमियम अमाउंट क्या होता है इसको पहले समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए, मान लेते हैं कि आपको एग्जांपल देता हूँ टाटा मोटर्स के स्टॉक से। ये टाटा मोटर्स का स्टॉक है जिसको 100 रुपया चल रहा है, ठीक है। अब ये ए है और ये बी है, इसमें ए जो है वो सेलर है और बी जो है वो बायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ए के पास टाटा मोटर्स का स्टॉक है, ठीक है, 100 रुपये का। अब इन लोग दोनों के बीच में ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ये क्या है, मान लेते हैं कि इन लोग में डिसाइड होता है कि 1 महीने बाद इसका जो है वो 110 रुपया में बेचोगे, ठीक। अब 110 रुपया में बेचोगे तो 110 रुपया में कॉन्ट्रैक्ट हो गया इन दोनों के बीच। लेकिन बी चाहता है कि मैं खरीद भी चाहूँ तो खरीद लूँ या ना खरीदना चाहूँ तो ना भी खरीदूँ। तो इसके लिए इसको एक टोकन अमाउंट देना पड़ेगा। मान लेते हैं इसका 1%, 2%, 3% देना पड़ता है। मान लेते हैं यहाँ 2% दे रहा है तो 2 रुपया हो गया। तो इसी टोकन अमाउंट को, जिससे बी को अधिकार मिल रहा है, ये जो है वो अधिकार दे रहा है बी को कि तुम 1 महीना बाद चाहो तो खरीद भी सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी खरीद सकते हो। तो इसी जो 2 रुपया का टोकन अमाउंट है इसी को प्रीमियम बोलते हैं। समझ में आ गया, इसी को टोकन अमाउंट बोल लो या प्रीमियम बोल लो। तो अब 1 महीने बाद अगर इसका वैल्यू 110 रुपया भी हो जाता है तो क्या बी इसको खरीदेगा? बी नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि देखिए 110 रुपया में हो जाएगा तो 110 रुपया में इसको खरीदना पड़ रहा है। मान लेते हैं टाटा मोटर्स का वैल्यू 110 रुपया हो गया 1 महीने बाद, तो बी को आपको लग रहा है कि बी तो 110 रुपया में खरीदना बोल रहा था, तो खरीद क्यों नहीं रहा है? तो देखिए इसको फ़ायदा ही नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा है? क्योंकि ये 2 रुपया जो प्रीमियम दिया ये वापस नहीं होगा। तो अब जो बी का जो वैल्यू हो गया इसको खरीदने का वो 110 रुपया नहीं रहा, अब इसका वैल्यू हो गया 112 रुपया, क्योंकि ये 2 रुपया जो प्रीमियम ए को दिया है ये ए लौटाएगा नहीं। अब ये जो है वो 112 रुपया का हो गया। तो जब तक ये 112 रुपया से पार नहीं जाएगा तब तक बी को फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर ये 115 रुपया चला जाता है प्राइस, तब जा कर के 3 रुपया जो है वो बी को फ़ायदा होगा। समझ में आ गया? और इसी तरीके से अगर इसका मान लेते हैं कि वैल्यू गिर करके 90 रुपया पहुँच गया, मान लेते हैं 90 रुपया पहुँच गया, तब बी चाहेगा खरीदना? नहीं चाहेगा, क्योंकि 110 रुपया में क्यों खरीदेगा 90 वाली चीज़ को? तो इसके पास अधिकार है कि ना खरीदे। तो इसमें इसका लॉस कितना हुआ? सिर्फ 2 रुपया जो प्रीमियम दिया यही लॉस हुआ। वरना अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता फ्यूचर का कि इसको मजबूरी खरीदना ही है, तब 90 रुपया का चीज़ 110 में खरीदता तो इसको 20 रुपया का लॉस होता। तो यही 20 रुपया लॉस को कम करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि ये जो टोकन अमाउंट है बस उसी का आपको नुकसान है अगर आप नहीं खरीदोगे तो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अब समझ में आ गया? अब कॉल मैंने बता दिया। कॉल में क्या होता है? कॉल में होता है कि बायर जो है वो एक अधिकार ले रहा है खरीदने का। मान लेते हैं ए बायर है तो ये बी को जो है वो प्रीमियम पे करेगा, 2 रुपया, 2%, 3% जो भी है प्रीमियम पे करके ए के पास जो है वो अधिकार आ गया। खरीदना चाहे खरीद सकता है, ना खरीदना चाहे नहीं खरीद सकता है। खरीदने का यानी कि बाय करने का अधिकार। अब पुट ऑप्शन में क्या है? मान लेते हैं ए और बी को दोनों बीच में कॉन्ट्रैक्ट। अब ए जो है वो बी को बेचना चाह रहा है और ये अधिकार चाह रहा है। तो ये ए इसमें सेलर है, लेकिन इसको अधिकार लेने के लिए ये मान लेते हैं 2% का फिर से प्रीमियम बी को पे करता है। तो बी को मजबूरी में इससे लेना पड़ेगा। अगर ए चाहे बेचना तो बेच सकता है, ना चाहे बेचना तो नहीं बेच सकता है। तब जब हम बेचने का अधिकार लेते हैं तो उसको पुट ऑप्शन बोलते हैं, और अगर हम खरीदने का अधिकार लेते हैं तो उसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको? आप चलिए यहाँ पे देखते हैं कॉल ऑप्शन। तो देखिए, बायर रिसीव द राइट टू बाय एन अंडरलाइंग सिक्योरिटी इन रिटर्न फॉर पेइंग द प्रीमियम टू द राइटर। राइटर उसी को बोलते हैं जो सेलर है, ठीक है। और बायर और राइटर यहाँ पे नाम है, वैसे राइटर को आप जो है वो सेलर भी बोल सकते हो, एक ही बात है दोनों। अब दूसरा देखिए, राइटर रिसीव द प्रीमियम हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द अंडरलाइंग एसेट्स इफ़ द बायर एक्सरसाइज द ऑप्शन। यानी कि बायर अगर खरीदना चाहे तो खरीदना पड़ेगा राइटर को यानी कि सेलर को, और अगर बेचना चाहे तो बेचना पड़ेगा राइटर सेलर को, ठीक है। तो ये अधिकार मिल गया। अब देखिए पुट ऑप्शन में भी वही है, बायर रिसीव द राइट टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट्स इन रिटर्न फॉर पेइंग द प्रीमियम टू द राइटर। यानी कि ये जो इसमें है, इस केस में राइटर जो है वो अधिकार ले रहा है कि मैं चाहूँ, पुट ऑप्शन है उसमें बायर क्या है, अधिकार ले रहा है कि वो चाहे तो बेच भी सकता है और ना चाहे तो नहीं बेच सकता, पेइंग द प्रीमियम। राइटर रिसीव द प्रीमियम एंड हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स इफ बायर एक्सरसाइज द ऑप्शन। यानी कि इसमें जो राइटर है, ठीक है, जो इसमें जो है वो राइट कर रहा है,
उसके पास एक तरह से ऑब्लिगेशन हो गया कि अगर चाहे बायर, अगर वो चाह रहा है कि मुझे बेचना है तो इसको ख़रीदना पड़ेगा, और ना चाहे बेचना तो ये कुछ नहीं कर सकता, उसको नहीं बोल सकता ज़बरदस्ती कि आप बेचो ही बेचो। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे काम करता है। अब चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ निफ्टी 50 से, ठीक है, कि कैसे ऑप्शन काम करता है पुट एंड कॉल दोनों के बारे में। तो ये मान लेते हैं कि 23,000 ये 900 पे चल रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे। अब यहाँ जो मार्केट है वो आपका मार्केट है कितना, 23,600 पे है। तो ए और बी इस 23,600 पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ए जो बी को वो 23,900 का ये जो निफ्टी 50 बेचता है। ये क्या कह के, ए को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा जबकि बी को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 23,900 को बेच दिया। अब ये क्या है, कोई स्टॉक नहीं है, ये इंडेक्स को बेच रहा है। अब कैसे खेल हो रहा है यहाँ पे देखिए, बी जो है वो इसको 2 रुपया दे देगा, प्रीमियम अमाउंट जितना भी है यहाँ पे 2 रुपया मान लेते हैं, ये प्रीमियम अमाउंट दे दिया। अब 23,900 को खरीद लिया, ठीक है, 23,600 के आसपास। अब देखिए बी का ऑप्शन सही हो गया, मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, मार्केट 23,900 को पार कर दिया। तो अब देखिए ये जो यहाँ पे ख़रीदा था, अब इसका वैल्यू भी तो बढ़ रहा है, 23,900 ऊपर भी तो जा रहा है। तो 23,900 रुपया से ऊपर जितना भी जाएगा उतना प्रॉफिट हो रहा है बी को, क्योंकि 23,900 तक इसको कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इस लोग दोनों के बीच में हुआ था कि 23,900 का मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं मार्केट, जबकि बी कहा था कि मार्केट इससे ऊपर जाएगा। तो जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट, और जितना नीचे जाएगा उतना ए को प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए 23,000 क्रॉस किया, और मान लेते हैं ये 24,000 चला गया, ठीक है। तो 23,900 पे हुआ था, तो देखिए 100 रुपया का डिफरेंस हो गया। तो ये 100 रुपया ए जो है वो बी को देगा, क्योंकि जितना डिफरेंस है, जितना ऊपर गया, जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे ऊपर जितना भी गया उतना रुपया जो है वो बी को मिल जाएगा। तो बी को फ़ायदा कितना हो गया, 100 रुपया का। लेकिन 100 रुपया का फ़ायदा नहीं हुआ है बी को, क्यों, क्योंकि ये 2 रुपया यहाँ देखिए प्रीमियम दिया था शुरुआत में, तो ये 2 रुपया माइनस करेंगे तो देखिए 98 रुपया का फ़ायदा हो गया। तो ये फ़ायदा हो गया बी को। लेकिन क्या अगर ये मार्केट यहाँ जा करके यहीं पे अगर ये गिर जाता और नीचे आ जाता, मान लेते हैं 23,000 पे ही आ जाता, तो क्या बी खरीदता, नहीं खरीदता। बी ये 2 रुपया जो है वो इसको दे करके छोड़ देता, इसको कैंसिल कर देता, क्योंकि इसके पास राइट्स है, 2 रुपया देने के बाद इसके पास अधिकार है, चाहे वो खरीद सकता है या नहीं। तो समझ गए आप। तो ऐसे काम करता है ये कॉल, यानी कि बी जो है वो बायर है यहाँ पे, तो जो बाय बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉल, ठीक है। अब हम पुट को देखते हैं कि पुट कैसे काम करता है। अभी हमने कॉल को देख लिया, पुट देखिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो मार्केट 24,000 पे है, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ दिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 23,600 पे, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इस केस में ए जो है वो राइटर है और बी जो है वो बायर है। अब बी क्या चाहता है, बी चाहता है कि मैं अधिकार ले लूँ बेचने का, यानी कि मुझे पता है कि यहाँ जाने के बाद मार्केट ऐसे ऐसे करके यहाँ गिर जाएगा, यानी मार्केट 24,000 पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो बी अब इसको फिर से प्रीमियम देगा 2 रुपया का। यहाँ पे मैं 2 रुपया बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये परसेंटेज में मैं ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, प्रीमियम घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो अब 23,600 पे ये डिसाइड हुआ 24,000 का कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। अब ए को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन बी को लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा। तो गिरते हुए मार्केट में भी फ़ायदा कमाने के लिए पुट का इस्तेमाल करा जाता है। अब इसको देखिए 2 रुपया का दे दिया प्रीमियम, और बी बोला कि मार्केट जो है वो 24,000 तक जाएगा ही नहीं। कितना जाएगा, तो मार्केट कह रहा है कि वो 23,000 ये 24,000 से नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। तब आप देखिए ए कह रहा है कि मार्केट 24,000 से ऊपर जाएगा। तो अब इस केस में देखिए, मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे आया, मान लेते हैं 23,900 पे आया यहाँ पे, और मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे गिर करके मान लेते हैं 23,400 पे पहुँच गया। अब देखिए मार्केट कितना डिफरेंस रहा, 23,400 में 24,000 जाने में 600 का डिफरेंस रहा। तो जितना भी डिफरेंस रहा उतना का प्रॉफिट ए जो है वो बी को देना पड़ेगा, क्योंकि बी जो है वो राइट्स लिया है 2 रुपया दे करके इससे, कि मैं चाहूँ तो खरीद भी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं भी खरीद, मैं चाहूँ तो बेच भी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं भी बेच सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये 24,000 की चीज़ में बेच रहा है, बी जो है वो अधिकार है 24,000 पे बेचने के लिए। कितने वाले सामान को, 23,400 वाले सामान को। तो 600 रुपया का फ़ायदा हो गया। तो 600 रुपया का एग्जैक्टली फ़ायदा नहीं हुआ, प्रीमियम को माइनस करते हैं 2 रुपया जो है, तो 598 रुपया का फ़ायदा हो गया। तो देखा, तो गिरते हुए मार्केट में भी प्रॉफिट कमा लिया। तो इसी को बोलते हैं पुट, जो गिरते हुए मार्केट में भी प्रॉफिट कमा ले। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही कॉल और पुट काम करते हैं। तो कॉल, 1 मिनट मैं फिर से आपको यहाँ, हाँ, तो कॉल जो होता है वो बढ़ते हुए मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं, और पुट का इस्तेमाल करते हैं गिरते हुए मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। कॉल में क्या करते हैं, अधिकार लेते हैं खरीदने का, यानी कि बाई करने का अधिकार लेते हैं, और पुट में जो है वो सेल करने का अधिकार लेते हैं। दोनों को चाहे हम टोकन अमाउंट बोल लें, ठीक है,
टोकन अमाउंट या फिर प्रीमियम अमाउंट, जो भी बोल लेते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। समझ में आ गया? तो गिरते हुए मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो आप पुट का इस्तेमाल करोगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया वो ऑप्शन कैसे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सुना होगा ऑप्शन चेन के बारे में, ठीक है, ऐसा कुछ आपने देखा होगा बहुत बार, ऑप्शन चेन कैसे रीड करते हैं उसके बारे में। तो इसको तो अलग क्लास में डिस्कस करना होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन जो है वो चेंज होते रहता है, इसका जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। इसमें एक होता है इन द मनी, एक होता है एट द मनी और एक होता है आउट ऑफ द मनी। तो ये सब क्या चीज़ है इसके बारे में बात करेंगे। ओपन इंटरेस्ट क्या चीज़ है, आगे आने वाली वीडियो में इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसको पूरी तरीके से समझाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए LTP, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, और ये जो है वो लगातार चेंज होते रहता है। जो आपने जो बोला प्रीमियम जो है वो लगातार चेंज हो जाता है, यही है प्रीमियम। आप देख सकते हो कम होता जाता है आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में बढ़ता रहता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे पुट का है, यहाँ पे आपका कॉल का चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डेट है कि कब इसका एक्सपायरी होगा, उसका डेट है, समझ में आएगा। कहाँ पे ये चल रहा है, कौन सा है, निफ्टी चल रहा है, निफ्टी है। इक्विटी का डेरिवेटिव आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन चेन है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपायरी कब होगा तो देख लीजिए एक्सपायरी डेट यहाँ पे। ये सब एक्सपायरी होता क्या है इसके बारे में आने वाली वीडियो में पूरी तरीके से इसको समझेंगे, डेडिकेटेड वीडियो इसी पे बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये जो LTP है ये हमेशा चेंज होते रहता है, ये जो है वो लगातार बदलते रहता है, ठीक। तो आपने ये सब ऑप्शन चेंज के बारे में आने वाली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हमने जो समझ लिया है उसको देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के, ठीक है। ऑप्शन खरीदने और बेचने वाले में से किसको ज़्यादा रिस्क रहता है, क्या बायर को ज़्यादा रिस्क रहता है या सेलर को रहता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा जो रिस्क रहता है वो राइटर करने वालों को रहता है, ठीक है। जो राइट कर रहे हैं, राइटर जो राइट कर रहा है, चाहे वो खरीदने का ये दे रहा है, अधिकार दे रहा है, चाहे वो बेचने का अधिकार दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए लॉन्ग कॉल, लॉन्ग मतलब होता है खरीदना और शॉर्ट मतलब होता है बेचना, ये ध्यान रखिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जब भी लॉन्ग बोला जाएगा तो आप खरीद रहे हो और शॉर्ट बोला जाएगा तो आप बेच रहे हो। तो देखिए मान लेते हैं कि लॉन्ग कॉल कोई जो है वो खरीद रहा है, ठीक है। तो खरीद रहा है तो यहाँ पे देखिए ये जो नीचे है प्रॉफिट यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से माइनस जाएगा। तो ये 2 रुपया मान लेते हैं, तो ये प्रीमियम है जिसकी वजह से ये नेगेटिव में चल गया है। अब जैसे ही इसका जो है स्टॉक प्राइस यहाँ से बढ़ता जाएगा, जैसे ही बढ़ता जाएगा तो देखिए बढ़ता जा रहा है, ये उठता जा रहा है। तो देख सकते हो इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे ही इसका जो स्टॉक प्राइस बढ़ता जा रहा है, इसका देखिए आप यहाँ पे उठता जा रहा है, तो ये आपका उठता जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट। और वैसे ही शॉर्ट में मान लेते हैं कि शॉर्ट कॉल आपने जो है वो कॉल बेच दिया, तो आपको यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट 2 रुपया का जो है वो किसको मिल गया, ये पे राइटर को मिला है, ठीक है। लेकिन राइटर को जो है वो अधिकार है, यहाँ पे राइटर को अधिकार क्या है कि यहाँ पे अब इसको मजबूरी है कि इसको बेचना ही पड़ेगा, इसको खरीदना ही पड़ेगा, सॉरी। तो अब इसको 2 ही रुपया मिला है, लेकिन ये जो नीचे गिरेगा, जितना नीचे जाएगा, जितना इसका प्राइस ऊपर जाए, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, जितना नीचे जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इसको लॉस हो रहा है। लेकिन इसको प्रॉफिट मात्र इतना ही है, लेकिन लॉस देखिए कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उतना ज़्यादा लॉस है। वहीं लॉन्ग पुट की बात करते हैं, यानी पुट खरीदने वालों का। तो देखिए पुट खरीदने वालों को यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो है वो मात्र इतना है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, देख सकते हो लॉस जो है वो लॉस इसका डिटरमाइंड हो गया, इतना ही डिटरमाइंड हो गया लॉस। स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, लॉस इसका इतना है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं शॉर्ट पुट करने वालों को, तो शॉर्ट पुट यानी कि पुट जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो पुट बेच रहे हैं उसमें आप देखिए इसका नुकसान इतना है, बस ये जो प्रीमियम है इतना ही नुकसान है, लेकिन इसको जो प्रॉफिट होगा वो देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा उतना। तो ये होता है। तो ये एक बात ध्यान रखिए, सेलर को सबसे ज़्यादा नुकसान है क्योंकि अनलिमिटेड है, इसका जो है वो जितना नीचे गिरेगा उतना ज़्यादा नुकसान है, जितना ऊपर जाएगा कॉल में उतना ज़्यादा नुकसान है। लेकिन बायर का जो है वो लिमिटेड लॉस है। क्यों? क्योंकि बायर का जो लॉस है बस इतना है, मान लेते हैं ये बायर है, तो इसने जो 2 रुपया का प्रीमियम दिया यही लॉस है, चाहे वो खरीद सकता है खरीदे, ना खरीद सकता है ना खरीदे। लेकिन सेलर है, सेलर के पास ये कुछ अधिकार नहीं है, सेलर को मजबूरी में बेचना पड़ेगा और ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि इसने ये प्रीमियम 2 रुपया है ये ले रखा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि सेलर के पास जो होता है अनलिमिटेड लॉस होता है, लेकिन बायर के पास लिमिटेड लॉस होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सेलर जो है वो बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन करते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, और बाय करने वाले रिटेल इन्वेस्टर होते हैं क्योंकि इनके पास देखिए 100 रुपये का चीज़ 2 रुपया दे करके मिल जा रहा है अधिकार। तो इसीलिए छोटे छोटे आदमी भी इसमें जो है वो स्पेकुलेशन करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, दोनों में क्या अंतर है, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में समझ में आ गया होगा, ऑप्शन कैसे काम करता है, कॉल और पुट कैसे काम करता है, इसमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ लेवरेज, लेवरेज ज़्यादा ले सकते हैं। आप देखिए 100 रुपया के चीज़ को आप 2 रुपया दे करके लेवरेज ले रहे हैं, ठीक है। तो लेवरेज इसी को बोलते हैं। हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी, लॉक इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स, यानी कि ये जो एसेट्स है जिसको दोनों के बीच में हो रहा था, इन दोनों के बीच में 100 रुपया के 110 रुपया के बीच में जो हो रहा था डील, तो 110 रुपया लॉक इन हो गया अंडरलाइंग एसेट्स, इसी को बोलते हैं लॉन्ग इन प्राइस। अब हम बात करते हैं ऑप्शन में, तो लिमिटेड रिस्क,
जो बाय करने वाले होते हैं उनके पास लिमिटेड रिस्क होता है, जो प्रीमियम देते हैं बस वही। फ्लेक्सिबिलिटी रेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड द एक्सपायरेशन डेट, यानी कि एक्सपायरेशन डेट में फ्लेक्सिबिलिटी होता है। अब देखिए दोनों का कॉन्स क्या है, तो देखिए लॉसेस कैन बी मैग्नीफाइड। अब जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में जितना ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ेगा, लेकिन इसको 110 रुपये में ही बेचना पड़ रहा है। मान लेते हैं अगर ये 200 रुपये चला गया, तब इसको 110 रुपये में ही बेचना है, तो 90 रुपये का लॉस हो गया ये को, तो लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्जिन, मार्जिन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और तीसरा नीड ऑफ द मोर फ्लेक्सिबिलिटी टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड द एक्सपायरेशन डेट। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो देखिए कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम जो 2 रुपया 4 रुपया जो दे रहे हैं वही कॉस्ट होता है, जिसको हमेशा लॉस करना पड़ता है क्योंकि वो वापस लौट के नहीं आता। दूसरा बात करें नीड फॉर द मोर लिक्विडिटी इन द सम मार्केट, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन काम कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट में। अब हम बात करेंगे अगली वाली वीडियो में कि एक्सपायरी डे क्या होता है, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक्सपायरी डेट क्या होता है, ठीक है। बात करेंगे कि फार मंथ क्या होता है, नियर मंथ क्या होता है और नेक्स्ट मंथ क्या होता है, ये जो एक्सपायरी डेट का टर्म्स है ये क्या होता है। और फिर बात करेंगे जो मंथली एक्सपायरी होता है वो क्या होता है और वीकली एक्सपायरी क्या होता है। साथ ही हम बात करेंगे इसके बारे में कि जो जो ऑप्शन चेन होता है जिसको मैंने आपको अभी बताया उसको पढ़ा कैसे जाता है, इसमें ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें एलटीपी क्या है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इन सब के बारे में पूरा बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।